और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। श्रीनगर में आयोजित एक समारोह के दौरान उन्हें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शपथ दिलाई, जबकि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने भी उनकी नियुक्ति का वारंट पढ़ा है और नियुक्ति मूर्ति मागरे हाईकोर्ट के 35वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और खास बात यह है कि 2019 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के किसी निवासी को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। रामबन जिले के संगलदान इलाके में पुलिस ने आईईडी बरामद कर आतंकी की एक बड़ी साजिश पर पानी फेर दिया है। और वहीं पर आपको बताएं कि रामबन जिले की गूल सब डिवीजन के संगलदान इलाके में एक संदिग्ध बैग बरामद किया गया था, जिसके बाद तुरंत बम निरोधक दस्ते को घटनास्थल पर बुला लिया गया। और जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि बैग में आईईडी रखी गई थी और इससे पहले भी अनहोनी घटती। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते ने इसे समय रहते हुए निष्क्रिय कर दिया और वहीं पर इस दौरान क्षेत्र में यातायात की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी। और बैग में 3 बैग आईडी, 1 मोटरसाइकिल बैटरी और 4 डेटोनेटर और 17 पीका राउंड और 32 से AK राउंड, 1 सेफ्टी फ्यूज, 1 डेटोनेटर और 20 मोटर बिजली की तार बरामद की गई थी। इस घटना के तुरंत बाद ही पुलिस और सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया, लेकिन इस खेप को यहां पर छिपाने वाला कोई भी व्यक्ति पकड़ा नहीं गया है। डोडा पुलिस द्वारा डोडा थाने में आज थाना दिवस मनाया गया और वहीं पर इस दौरान पुलिस ने लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी, जिनमें से कुछ का हल मौके पर ही कर दिया गया, जबकि अन्य के जल्द समाधान का भी आश्वासन दिया गया है। इस अवसर पर मौजूद SP राजकुमार ने बताया है कि भविष्य में भी जिले के हर थाने में थाना दिवस का आयोजन किया जाएगा, ताकि लोगों को पेश आने वाली समस्याओं का जल्द समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि थाना दिवस में जहां लोगों की समस्याओं का समाधान होता है, वहीं पर पुलिस के जनता के साथ रिश्तों में भी बेहतरी होती है। वहीं पर आम लोगों ने भी पुलिस की इस पहल की सराहना की है। यहाँ डोडा पुलिस स्टेशन में थाना दिवस मनाया जा रहा है और इसमें हमारे SHO वुमेन पुलिस स्टेशन के भी यहीं पे है। ये अब रूटीन में थाना दिवस बनाए जा रहे हैं हर महीने में हर एक पुलिस स्टेशन में, जिसकी कोई ना कोई गस्टेड अफसर हर एक पुलिस स्टेशन में जा रहा है। तो आज यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे काफ़ी जो पब्लिक आई है, इनके काफ़ी मसले थे जिनको ऑन स्पॉट डिस्पोजल किया गया है। और ये काफ़ी अच्छा है पब्लिक और पुलिस के लिए, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन हो जाता है पब्लिक से और पब्लिक का भी डिस्पोजल जो है बहुत जल्दी हो जाता है। कुछ काम अगर यहाँ पे होता था तो 15 से 20 दिन या 1 महीना लग जाता था, लेकिन आज मैंने सुबह यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था और मुझे अभी तक वो ये मिल गया है बर्थ सर्टिफिकेट। यानी कि बहुत टाइम आपका बच गया। हाँ, बहुत टाइम बच गया है, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ, मैं दिशनान में रहता हूँ, अगर वहाँ से देखा जाएगा तो मुझे आने में भी 1 घंटा लगता था और यहाँ से फिर किराया गाड़ी का, लेकिन आज एक ही दिन में मेरा काम। कितना अच्छा फैसला समझते हो सरकार का? बहुत अच्छा फैसला है ये कि यहाँ पे काम बहुत जल्दी होता है। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभाने के साथ साथ CRPF समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज CRPF की 45वीं बटालियन ने आज बांडीपुरा के सुंभल इलाके में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को दवाइयां मुहैया करवाकर उन्हें राहत पहुंचाई। वहीं पर CRPF ने अपनी मददगार हेल्पलाइन के जरिए इन लोगों को भी मदद की है। और वहीं पर इन तीनों में से 2 मरीज किडनी से संबंधित रोगों और 1 डायबिटीज से जूझ रहा था। जो ये प्रोग्राम है, ये CRPF जो हमारी साइट है मददगार, उसके सौजन्य से आज ये आयोजित किया गया था। आज इसमें जो 3 हमारे मेडिकल बेनिफिशियरीज थे, जो कि बांदीपुरा के निवासी हैं और 1 रेंजी बारामूला के निवासी हैं, उनको आज यहाँ पर बुलाया गया था और उन्होंने मददगार के थ्रू रिक्वेस्ट किया था। उनमें से 2 जो हैं वो किडनी के पेशेंट हैं, 1 शुगर एंड डायबिटीज़ के पेशेंट हैं।
तो उन्होंने मेडिसिन के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो आज उनकी मेडिसिन मददगार के मार्फत ला करके उनको डिस्ट्रीब्यूट की गई। और भी कई तरह की मदद जो है ये मददगार के माध्यम से किया जाता है, और अभी तक करीब 9 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, और उसमें से 80,000 से ज़्यादा लोग अभी तक इससे बेनिफिट उठा चुके हैं। थैंक यू। एकता व भाईचारे के संदेश के प्रचार प्रसार व युवाओं को सुरक्षा बलों में शामिल होने की प्रेरणा देने के मकसद से सुचेतगढ़ स्थित ऑक्ट्रॉय पोस्ट से आज एक साइकिल रैली की शुरुआत की गई। बीएसएफ द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर आयोजित ये साइकिल रैली गुजरात के भुज इलाके में पहुंच संपन्न होगी। 2000 से ज्यादा किलोमीटर का ये सफर 32 दिनों में पूरा किया जाएगा, और रैली की शुरुआत से पहले ऑक्ट्रॉय पोस्ट से एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि कई कलाकारों ने भाग लेकर समा बांधा। और वहीं पर इस दौरान बीएसएफ के अधिकारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। इस कड़ी में पूरे साल भर में प्रोग्राम रखे गए हैं, जो बीएसएफ अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। जैसे यहाँ साइकिल रैली हुई, कहीं मोटरसाइकिल रैली है, फिर हम महीने में 2 बार जहाँ भी बीएसएफ है वहाँ पर बैंड डिस्प्ले करते हैं, और इस प्रकार के अलग अलग मोटरसाइकिल शो जो है स्टेडियम्स वगैरह में करते हैं। और पूरे दोनों सीमाओं पर, ईस्ट और वेस्ट, बांग्लादेश बॉर्डर पर और पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास के इलाकों में ये भाईचारे का संदेश देते हुए बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, जो पूरे साल भर चलेंगे। सर, आज की जो साइकिल रैली है इसके बारे में कहाँ तक जाएगी और क्या है? ये साइकिल रैली यहाँ से जम्मू के ऑक्ट्रॉय बीओपी से शुरू हुई है, और ये गुजरात के भुज तक जाएगी, जो कि 2000 किलोमीटर से भी अधिक का सफ़र है, और लगभग 32 दिन में ये साइकिलिस्ट इसको पूरा करेंगे। डीडीसी सदस्य केवल कृष्ण शर्मा और बीडीसी चेयरमैन पवन शर्मा ने आज जिला रियासी की तहसील पौनी के बारक क्षेत्र का दौरा किया है, और अपने दौरे के दौरान इन दोनों जनप्रतिनिधियों ने सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ करवाया। डीडीसी सदस्य ने बताया है कि बारक के लोग सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित थे, और उनकी इस परेशानी को देखते हुए सरकार ने सड़कें निर्माण के 3 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। सभी मौलवी नाला इस सभी वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकें, क्योंकि काफ़ी दिनों से इनका प्रयास था कि रोड नहीं था इनके पास जाने के लिए। तो आज वो दिन आ गया है जो आज इस रोड का जो हमने आज शुरू किया है। और रोड ये जहाँ से शुरुआत हुई है तो ये 3.15 किलोमीटर रोड है, और ये काफ़ी सारे लोगों को यहाँ इसकी जो है सुविधा मिलेगी। और इसकी जैसे डीडीसी साहब ने हमारे बताया कि इसकी जो लागत है वो 3 करोड़ 53 लाख रुपए है, और जो सैंक्शन इसकी कास्ट थी वो थी 3 करोड़ 78 लाख रुपए। तो अलाटमेंट जो हुई है वो 3 करोड़ 53 लाख रुपए हुई है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कश्मीरी पंडित समुदाय के कई मुद्दों का हवाला देते हुए उपराज्यपाल प्रशासन से इन्हें हल करने की मांग की है। और वहीं पर अपनी पार्टी के नेता विजय बकाया ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खास तौर पर कश्मीर घाटी में सेवाएं दे रहे कश्मीरी पंडित मुलाजिमों की मांगों का हवाला देते हुए कहा कि इन मुलाजिमों के वेतन पर रोक लगाना समस्या का हल नहीं है। बकाया वहीं पर सरकार को कश्मीर में हालात साजगार बनाने के साथ साथ इन मुलाजिमों से जम्मू सूबे में काम लेना चाहिए, ताकि वो मानसिक तौर पर घाटी लौटने को तैयार हो सकें।
की एडमिनिस्ट्रेशन को ये बतलाना चाहता हूँ कि कश्मीरी पंडित समाज में एक बेचैनी पैदा हो गई है, एक मायूसी पैदा हो गई है कि उनके जो बहुत अहम मुद्दे हैं, ख़ासतौर से उनके नौजवानों के मुस्तकबिल का मुद्दा जो है उस पर एडमिनिस्ट्रेशन सेंसिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और इसलिए उनके बारे में सोचना चाहिए। तनख्वाहें बंद करना सोल्यूशन नहीं है, उनके लिए तनख्वाहें दे के कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे उनसे काम भी लिया जाए और जब तक उनसे काम यहाँ जम्मू में लिया जाए तब तक उनके लिए कश्मीर में हालात ऐसे साजगार बनाए जाएं ताकि वो साइकोलॉजिकली सेफ महसूस करें। भी बंद कर दी। एकजुट पार्टी जम्मू ने भी सरकार की शराब नीति में किए गए संशोधन का पुरजोर विरोध किया है। पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस नीति पर सवाल उठाते हुए उपराज्यपाल प्रशासन पर जम्मू के युवाओं को बर्बादी की ओर धकेलने का आरोप लगाया है और उन्होंने सरकार से इस संशोधित नीति को पहले कश्मीर घाटी और उसके बाद जम्मू में लागू करने की मांग की है। पहले जो उन्होंने शराब की नीति लाई और इतने ज्यादा शराब के ठेके जम्मू में इन्होंने बढ़ाए, वो इन्होंने पहले जम्मू वालों पे चोट किया। अब ये इंश्योर कर रहे हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कल को कोई बच्चा आगे अपनी माँ के साथ जाएगा तो ये बोलेगा मामा मुझे डाइट कोक लेनी है कि मुझे बकाडी ब्रीजा लेनी है। तो ये जिस तरह की ये जो इन्होंने एक पूरा माहौल यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जम्मू के यूथ के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। सो हम इस नीति का पुरजोर विरोध करते हैं और हम ये इनको कहते हैं कि आप जो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ कर रहे हैं आप पहले कश्मीर में करिए, वहां कामयाब करिए, फिर यहाँ जम्मू की हम सोचेंगे। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर की बिक्री के लिए दी गई हरी झंडी को लेकर विपक्षी दल सड़कों पर अब उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में कठुआ में डोगरा स्वाभिमान संगठन ने प्रदर्शन करते हुए नई शराब नीति का कड़ा विरोध किया है। डोगरा स्वाभिमान संगठन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस आदेश को वापस ना लिया गया तो आने वाले समय पर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने जड़ा एक नवा कानून पुठे कानून जड़े सिर्फ जम्मू पर लागू हो जाने, कश्मीर पर कोई लागू नहीं हुआ और इहदे खिलाफ इहदी मजम्मत वास्ते अस अज एक छोटा जिहा प्रदर्शन अस अज कीता है। इहदे बाद इहदे कोला बड़े प्रदर्शन जड़े न वो दिखने की मिलणगे। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान की गोलाबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन जिला कठुआ के हीरानगर के सीमावर्ती गांव लौंडी के इस परिवार को 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार की इस योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। दरअसल वर्ष 2018 में इस ग्राम के निवासी रामपाल शर्मा की पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी के दौरान मौत हो गई थी। तब केंद्र सरकार ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और 5 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में सरकार ने पीड़ित परिवार को मात्र 2 लाख रुपए देकर पल्ला झाड़ लिया था। पीड़ित परिवार ने अब सरकार से अपना वादा पूरा करने की मांग की है। मी कुछ नहीं मिले लेकर उन्हें बोले 5 लाख देगे, थोड़ा घर पाई देगे, थोड़े मुड़े नौकरी देगे। अगर मी कुछ नहीं मिले, 5 साल लगी है, मेरा मुड़ा मजदूरी करिए खा रहा है। देखो दे मेरे 2 बच्चियां ने, मेरे घर कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा घर भी दिखी सकते हो। मैं बोली थोड़े घर मारे थकी रही हूँ, हूँ मी बोलने हिम्मत मेरे च नहीं रही है। हूँ 5 साल लगी आया, मैं किन्ना बोलना इंदे अगे सरकार अगे, कदे जम्मू जाओ कदे कठुआ जाओ, मैं बड़े थारे फिरी इन्हें मी कुछ नहीं दिता भाई। मैं चाहनी चलो मेरे मुड़े नौकरी होई है, मेरा घर बनी है और मैं कुछ नहीं चाहनी है भाई। जो पाकिस्तान से फैल उसके साथ उसका डेथ हुआ था और इंदर रैना हमारे को बोला था आपको 5,000 रुपया और नौकरी मिलेगी, तुम्हारा 5 लाख रुपया और नौकरी देंगे और घर बना के देंगे। आज तक हमारे कोई सुविधा नहीं मिली, अगर नौकरी नहीं मिली और जो उसके कागज़ थे लड़के के हमने तहसीलदार को जमा कराए थे, उसका आगे आज तक हमें कोई पता नहीं चला कहाँ है कहाँ नहीं, वो कोई बताया भी नहीं आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज 5 साल हो रहे हैं अभी। घर में क्या स्थिति है उनके? उनका घर बहुत खराब है, उनका घर में गंवाने वाला कोई नहीं है, एक ही लड़का है मजदूरी करता है। अच्छा, तो घर भी टूटा है? घर पूरा टूटा हुआ है। कोई ग्रांट अभी तक कुछ नहीं मिला। सरकारी योजना का कोई लाभ मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला। अच्छा, जो फाइल है उसके बारे में कोई आपको पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं है। कितने साल हो गए? अभी
4 साल हो गया। तहसीलदार को हमने जमा करा दी थी 1 महीने के अंदर ही, उसके बाद हमें कुछ पता नहीं चला कहाँ फाइल है कहाँ नहीं। अभी क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अभी हमारे लड़के को नौकरी मिलना चाहिए, उनका घर की मरम्मत होनी चाहिए, तो घर बनना चाहिए। जो इनके घर में फायरिंग हुई थी उससे जो कैजुअल्टी हो गई थी रामपल की, अभी तक इनको कुछ नहीं मिला है। जो इनका घर है, घर भी ऐसा टूटा फूटा है, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, मजदूरी करने के लिए गया हुआ है। तो मेरी जो भी सरकार है, सरकार से अपील है कि जो इनको फंड मिलता है वो कम से कम मिलना चाहिए, जो इनको हक है वो मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट द्वारा जारी जजों की प्रमोशन लिस्ट पर सोशल मूवमेंट पार्टी ने सवाल उठाए हैं। इस मामले को लेकर पार्टी द्वारा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार बसोत्रा ने हाई कोर्ट द्वारा सरकार को भेजी गई एक प्रमोशन लिस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस लिस्ट में 85% जनसंख्या की अनदेखी की गई है। इस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ने एक लिस्ट 24 सब जजेस की प्रमोशन एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट ऑफ यूटी को भेजी है। और सबसे बड़ी शॉकिंग चीज उसमें हमें यह देखने को मिल रही है कि उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, आरबीए, एलसी कोई भी रिजर्व कैटेगरी का एक भी कैंडिडेट उन्होंने रिकमेंड नहीं किया है, जबकि संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के मुताबिक, खास करके 28 जनवरी 2022 की जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मण दास गुप्ता लेटेस्ट जजमेंट में जो प्रावधान दिए गए हैं, जो डायरेक्शंस दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो सारी वायलेट करके ये लिस्ट बनाई गई है। हम ऑब्जेक्शन करते हैं लिस्ट पे और इस मीडिया के माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे वापस भेजा जाए और विद रिजर्वेशन नई लिस्ट मंगवाकर फिर प्रमोशंस की जाएं, अन्यथा हम मास एजिटेशन करेंगे। एसएमपी सड़कों पे उतरेगी। 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इग्नोर की जा रही है और ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक फ्लॉ होगा। पिछले कुछ महीनों के वेतन के भुगतान और डेली वेजरों की सुनवाई न होने से गुस्साए जेकेपीसीसी के मुलाजिमों ने आज लगातार 55वें दिन अपना आंदोलन जारी रखा। इन मुलाजिमों का कहना है कि उनके लिए त्योहार भी फीके साबित हो रहे हैं और अगर दिवाली से पहले उन्हें वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो वह इस आंदोलन को उग्र रूप देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। 55 दिन हो गए यहाँ स्ट्राइक पे बैठे हुए सूबाई कश्मीर और सूबाई जम्मू में, मगर 55 दिन से हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। मैनेजमेंट टस से मस नहीं हो रही है। ना आज तक मैनेजमेंट का कोई भी आदमी हमारे पास आया कि देखिए इनको क्या तकलीफ है, किस परेशानी में मुब्तला है, या इनको कोई देखिए 5 महीने की सैलरी बंद है और 6ठे महीने की आज देखिए 13 तारीख है, सारे त्यौहार चले गए। आप खाली एक त्यौहार दिवाली बचा है, उस पर भी हमें ना उम्मीदी सी लग रही है कि ये हमें सैलरी छोड़ेंगे। अब इंतहा हो गई, इतनी इंतहा हो गई। हम आपके चैनल से ये मैनेजमेंट को स्ट्रांग मैसेज देना चाहते हैं कि अगर दिवाली से पहले हमारी सैलरी को रिलीज ना किया गया, उसके बाद जो यहाँ इस प्रोटेस्ट में तेजी होगी उसकी सारी तर जिम्मेवारी मैनेजमेंट में आयद होगी। लिहाजा और मैं गवर्नमेंट इंतजामिया से भी अपील करता हूं कि इसमें जल्द अज जल्द इंटरफेयर कीजिए और दिवाली से पहले हमारी सैलरी को रिलीज किया जाए, क्योंकि अब देखिए अब खाली एक ही त्यौहार बचा है, आज करवा चौथ है, उस पर भी नहीं मिली। अब खाली दिवाली पे हमारे वर्कर्स आशा लगा बैठे हैं कि हो सकता है कि दिवाली पे हमारी मैनेजमेंट का दिल पिघले इन गरीब मुलाजमों पे, मगर कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। जिस हिसाब से मैनेजमेंट चल रही है उस हिसाब से नहीं लग रहा, मगर हम भी देख रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए कि इस प्रोटेस्ट में कितनी तशद्दुद और तेजी लाई जाएगी, उसकी सारी तरह जिम्मेवारी मैनेजमेंट पे आयद होगी। जम्मू कश्मीर ई रिक्शा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रैफिक पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। एसोसिएशन के महासचिव चरणजीत सिंह के मुताबिक ई रिक्शा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर ट्रैफिक पुलिस उन्हें तंग कर रही है, जबकि देश के अन्य राज्यों में ऐसा कोई भी कानून नहीं है। सबसे प्रॉब्लम आ रही है लाइसेंस की, पर ट्रैफिक पुलिस जो हमारा लाइसेंस मांगती है, तो जो लोकल बंदे हैं उनके पास तो लाइसेंस हैं, तो जो बाहर के हैं हमारे जो हमारे भैया लोग हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं,
वो ई रिक्शा जब रिक्शा चलाते हैं तो ट्रक वाले एकदम उनको पकड़ लेते हैं, उनको बोलते हैं जी लाइसेंस लाओ, और लाइसेंस तो उनके पास होता नहीं है बेचारों के पास, क्योंकि दिल्ली में, पंजाब में देखा जाए और बाकी स्टेटों में देखा जाए तो कोई भी लाइसेंस की पूछताछ नहीं है, इसमें लाइसेंस है ही नहीं है। तो इनको जब लाइसेंस का पूछते हैं तो गाड़ी सीज करते हैं और गाड़ी को 5-5 हज़ार रुपया पर जुर्माना होता है, जो कि उनके पास नामुमकिन है देने में। तो मैं सरकार के दरख्वास्त करता हूँ कि ये हमारा मसाइल जो तुरंत हल करें। तो जो गरीब जब ये भैया लोग हमारे इधर JNK में वोट डालने का अधिकार रखते हैं तो इनको लाइसेंस भी बनाया जाए। फिर हमारी दबलैड़ ममका रोड की खराब हालत को लेकर लोगों में भारी रोष है। लोगों का आरोप है कि इस सड़क की मरम्मत को लेकर वो कई बार स्थानीय प्रशासन के साथ साथ PWD के अधिकारियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस सड़क की मरम्मत को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। उनके मुताबिक सड़क की खस्ता हालत के कारण आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। नमस्कार, मैं मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को यही बार बार अपील करना चाहता हूँ। इससे पहले भी 2 बार अपील कर चुके हैं कि दबलैड़ से ममका तक लगभग 5 किलोमीटर का जो रोड है इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। पूरा मानसून में जो है पता ही नहीं चलता था कि रोड है या ये खड्डे हैं। तो अब तो मौसम सही है और कई जगह पर जहाँ पर ऑलरेडी रोड ब्लैक टॉप हुए थे उनको दोबारा से कर दी गया, लेकिन हमारी बार बार अपील करने के बावजूद इस रोड को अभी तक जो है ब्लैक टॉप नहीं किया। जगह जगह खड्डे हैं और बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत है। मैं मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन मेहरबानी करके इस ओर ध्यान दे और इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाए। जनाब रोड की हालत तुम देखे करते हो, बड़ी बुरी हालत है रोड की जनाब। नवी गड्डियां जिहड़ियां वो भी सब बर्बाद हो गई साडियां इस रोड से चलते चलते, तो बहुत ही सानू परेशानी है। बड़े बारी अपील की है, बाकी रोड पूरे इलाके बन गए, सिर्फ 5-7 किलोमीटर रोड ये नहीं बनता पाया। तो जनाब ਇਹਦਾ कुछ करो हल, तू करना तो गौरमेंट ने है, सरकार ने ही करना, असीं की कर सकते हैं। असीं सिर्फ है भी सानू तुहाडे तक डिमांड पहुंचा सकते हैं। बड़ा शुक्रिया अदा करने JK चैनल का कि इन्हों की तरफों सानू कोई ना कोई मुंडे बेचारे आ जाते हैं, साडी गल तुहाडे तक पहुंचाउण दा कोई सुविधा साडे कोल। तो जनाब कुछ ना कुछ जरूर करो। बड़ी परेशानी सानू रोड की इन्नी ज़्यादा परेशानी है कि तुसीं देखी करते रोड बिल्कुल सामने बुरी हालत है रोड की। तो बच्चे डिगते पे स्कूल जाने आने 3-4 अकैडमी इतने बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम है सानू। तो जनाब कुछ मेहरबानी करो। बिजली विभाग द्वारा बड़ी ब्राह्मणा के सरोर इलाके में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि ब्लॉक के 5 सरपंचों के अलावा पूर्व मंत्री व भाजपा नेता चंद्र प्रकाश गंगा भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस शिविर में घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार की एमनेस्टी योजना के बारे में जागरूकता की गई। आज यहाँ पर हमारे बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे AW साहब JE और इनका पूरा स्टाफ यहाँ पर आया है। यहाँ सरोवर में एक कैंप लगाया है, अवेयरनेस कैंप, जो गवर्नमेंट की मैं LG साहब का और गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये एमनेस्टी स्कीम जो है वो दी है। मार्च से पहले का जो बिल है इन्होंने हमें तफसील से बताया है कि मार्च के पहले का बिल जो है वो अलग से आएगा, उसमें पूरा सरचार्जेस और जो इंटरेस्ट है वो सब माफ़ किया जाएगा। बेसिक बिल ही पे करना है और वो भी 12 महीने में। जम्मू रेलवे स्टेशन से बेहोशी की हालत में मिले हीरानगर के वार्ड नंबर 3 के 10वीं के छात्र दीपक कुमार अभी भी कुछ बताने के काबिल नहीं है। दीपक कुमार फिलहाल बेहोश हैं और वह किन हालात में जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचा, यह अभी रहस्य बना हुआ है। उसके परिजनों ने हालांकि उसे किडनैप किए जाने की आशंका जताते हुए इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। दीपक कुमार बुधवार शाम 4:30 बजे के करीब घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था और रात 8:30 बजे के करीब जम्मू रेलवे स्टेशन पर तैनात GRP ने उसे अहमदाबाद से आने वाली ट्रेन की बोगी के अंदर से बेहोशी की हालत में बरामद किया था। पुलिस भी दीपक कुमार के होश में आने का इंतजार कर रही है और उसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। मैंने उसको ट्यूशन में भेजा था, जैसे पहले भेजती थी ऐसे ही भेजा मैंने उसको।
कल लेने गए, जब उसका भाई लेने गया उनको तो उधर जाके मिला नहीं वो। अच्छा। फिर दोबारा गया दूसरी बार, तभी भी नहीं मिला। फिर उसने जाके फ़ोन किया अपने पापा को। पापा तो सब लड़कों को फ्रेंड को फ़ोन किया। जब फ्रेंड को फ़ोन किया उन्होंने बोला हमारे पास नहीं आया। हमने से हर जगह ढूंढा इसको, नहीं मिला। कल परेशान ही रहे हम लोग, ढूंढते रहे इसको। मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था। फ़ोन मेरे एक ही हमारे पास फ़ोन था, वही लेके गया था बड़ा वाला लड़का। मैं कभी उधर जाऊं कभी उधर जाऊं, फिर मैंने किसी को बोला मेरा बच्चा नहीं आया आज घर में। इसकी वेरीफाई तहकीकात की जाए कि ऐसी घटना कैसे हुई है, क्योंकि स्टेशन पर भी पुलिस होती है, इधर हमारे चौक चौराहों पर भी पुलिस होती है। सीसीटीवी कैमरे अभी देखेंगे हम, सीसीटीवी कैमरे से देखेंगे, उनका रिजल्ट निकालेंगे कैसे निकला है वो। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।